नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज देखेंगे इस सेशन में करंट अफेयर 7 अगस्त का। देखते हैं पहली क्या न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है आरबीआई के रिलेटेड। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी की रिव्यू बैठक जो है वो कंडक्ट की गई है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। क्या डिसीजन लिए गए हैं? इसमें लिया गया है कि बैंक्स आर अलाउड टू रीस्ट्रक्चर कॉर्पोरेट और लोन। जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है। कोई भी जो रेट्स है उसको अनटच रखा गया है। गोल्ड के अगेंस्ट जो बोरोइंग लिमिट है उसको रिलैक्स कर दिया गया है। जो पर्सनल लोन है, जो लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा था, उसका टेन्योर 2 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। 10,000 करोड़ रुपीस एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड और नाबार्ड, उसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक और इसमें न्यूज़ है, जो लोन मोरेटोरियम था उसको अगस्त 31 से आगे बढ़ाने से मना कर दिया। मतलब जो वापस जो लोन पे करना था बैंक्स को, उसको 31 अगस्त से आगे बढ़ाने से मना कर दिया गया है। नाउ ये मोर ओवर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थर्ड जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू था कोविड-19 के स्टार्ट होने के बाद, उसमें ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। हमारे काम की और क्या चीज़ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विथ रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर इट्स कंट्रोल टू अचीव द गोल स्पेसिफाइड इन द एक्ट। 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, उसके तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल से लेके प्राइस स्टेबिलिटी, ये इसके मेजर वो है। ये मई 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके इम्प्लीमेंटेशन फॉर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये जो करंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ये चेयरपर्सन होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं इसमें मेंबर होते हैं। एक अन ऑफिसर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 2 जो मेंबर है इसमें चेतन घाटे प्रोफेसर हैं आईएसआई के, और प्रोफेसर पामी दुआ ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मेंबर हैं, और रविंद्र एच ढोलकिया प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएम अहमदाबाद के, ये इसके मेंबर हैं मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस के। और ये सेक्शन 45 ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 134 के तहत ये 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जिसे बोलते हैं, वो गैजेट के थ्रू उसको बनाया गया था। सितंबर 2016 में ये कमेटी बनी थी, और इस कमेटी का पॉलिसी इंटरेस्ट रेट से लेके इन्फ्लेशन टारगेट उसको जो है रेगुलेट करने की इम्पोर्टेंट इनमें बात कही गई है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरीके से जो इसके टारगेट है, चाहे इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, चाहे वेरियस रेट से कंट्रोल रिलेटेड हो, कैसे वो मॉनिटर किए जाते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला इंस्ट्रूमेंट है इसमें रेपो रेट का, रेपो रेट है इसमें। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिससे रिजर्व बैंक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंक्स को, मतलब पैसा प्रोवाइड करता है बैंक्स को। रिवर्स रेपो क्या है? ये वो रेट है जिस रेट से बैंक जो है लिक्विडिटी ऑब्जर्व करता है, मतलब पैसा अगर शॉर्ट टर्म में कहे सिंपल टर्म्स में, तो पैसा लेता है बैंक से। मतलब आप बैंक से लोन लेते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट लगता है, और बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं चाहे एफडी के रूप में, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एक अलग रेट होता है। तो उसी तरह रेपो रेट होता है जिस रेट से बैंक पैसा, रिजर्व बैंक जो है बाकियों बैंकों को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो है जिस रेट से आरबीआई जो है बाकी बैंकों से जब पैसा जमा करके उस पर जितना इंटरेस्ट पे करता है। उसी तरीके से कैश रिजर्व रेशियो है, बैंक रेशियो है, अलग अलग इसमें इंस्ट्रूमेंट है। बैंक रेट का है, कैश रिजर्व रेशियो का भी है। ये जब इकोनॉमिक्स की क्लास होगी स्पेशल तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि जो रेट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल इसमें ये है जो 8 डाई
इन गुजरात कोविड-19 हॉस्पिटल फायर। क्यों इस आर्टिकल को रखा है? ये इसको रखा है अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड। अर्बन डेवलपमेंट में एक ये फायर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है, और अगर हम फायर सेफ्टी का नॉर्म्स अगर फॉलो ना करें तो इस तरीके के इंसिडेंसेस होते हैं। तो अगर मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अर्बन आपकी प्लानिंग पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, तो फायर सेफ्टी आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होना चाहिए, और उसमें इस तरीके के एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं कि अहमदाबाद में 8 लोगों की जो मृत्यु हो गई इस हॉस्पिटल में, ये एक इंपॉर्टेंट आप पॉइंट्स कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है मनोज सिन्हा अपॉइंटेड JNK LG मुर्मू CAG। दोस्तों, अगर कल का आपने आर्टिकल फॉलो किया होगा, कल का अगर इस चैनल पे आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मुर्मू जो हैं वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया था, और अब उनको CAG के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है, और मनोज सिन्हा जो है उनको JNK का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट इसमें हमारे काम की चीज़ है CAG। CAG क्या है? CAG एस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 148 के तहत, ये किया गया था, और भारत का संविधान जो है 148 उसमें इसके बारे में बताया गया है, और ये ऑडिट करता है जितने भी रिसीट और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन सब के जो रिसीट और एक्सपेंडिचर उनको ऑडिट करता है। CAG के बारे में कंप्लीट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप वहाँ से डिटेल और भी पढ़िए, बट फिलहाल के लिए आर्टिकल 148 है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपने जान लेना है। GC मुर्मू इसके वो हैं नॉमिनेटर। इसमें कैसे होता है? इसके जो नॉमिनेटर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अपॉइंटर CAG के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टर्म लेंथ के 6 साल का या 65 ईयर्स ऑफ एज, ये इसका टेन्योर पीरियड होता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है राजपक्षास पार्टी पॉइज्ड फॉर बिग विन इन श्रीलंका। इस न्यूज़ को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी जो पार्टी है SLPP पार्टी, श्रीलंका पोदुजोना पेरामुना पार्टी, वो 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने अचीव कर लिया। अभी जो करंट न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 150 सीट्स जो है 225 में 150 सीट्स उन्होंने करीब उनको मिल चुका है। तो 2/3 मेजॉरिटी SLPP जो पार्टी है उसने अचीव कर लिया है। ये न्यूज़ को लगातार 2-3 दिन से हम लोग फॉलो कर रहे थे, और जो अपोजिशन पार्टी है PM रनिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी, उसको अभी तक की जो खबर के हिसाब से सिर्फ 2 सीट्स मिली है। PM हमारे जो है उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है जो न्यू गवर्नमेंट है। सो इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ये एक डेवलपमेंट आपकी रहेगी, ये आपको ध्यान रहे। और मैंने ये भी बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्शन का माध्यम, और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू नहीं है श्रीलंका में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अरुणाचल प्रदेश CM खांडू सीक्स डिस्कशन ऑन ऑटोनोमस काउंसिल्स। ये बात कर रहा है 2 ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की बात चल रही है अरुणाचल प्रदेश में। मॉन ऑटोनोमस रीजन एंड पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की बात चल रही है ना। ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की बात में क्या है मैं वो बताऊंगा। इसमें अभी तक डिस्कशन ये है कि चीफ मिनिस्टर ने जो है इसके बारे में कहा है कि प्रॉपर डिस्कशन इसको किया जाएगा। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं, दोनों को मिला के। फिलहाल ये 2 नाम आप याद रखिएगा, मॉन ऑटोनोमस रीजन एंड पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल, ये 2 नाम आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। अब मैं बताता हूं कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 6th शेड्यूल आपको मालूम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। 6th शेड्यूल में क्या लिखा है? 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आर्टिकल 244 भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए जा सकते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं? ये ट्राइबल एरियाज के लिए एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो कि उस एरिया से संबंधित कई लॉ, चाहे लैंड से रिलेटेड लॉ हो या लोगों के रिलेटेड लॉ हो, उन लॉज को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे रिलेटेड पावर किसके पास है? इससे रिलेटेड पावर जो उस राज्य के गवर्नर हैं उनके पास होता है। तो 6th शेड्यूल आप समझ लीजिए, 6th शेड्यूल
4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इन चीज़ों को डिफाइन करता है। अभी कौन कौन से ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं यहाँ पे ये आप देखेंगे, ये ऑलरेडी है इसमें। असम में इतने बने हुए हैं, असम में इतने हैं, बोडोलैंड, देवरी, कार्बी आंगलोंग, लद्दाख में भी कारगिल और लेह ऑटोनोमस काउंसिल है, मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है। ये अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बनाना चाहते हैं ऑटोनोमस काउंसिल तो ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 6 शेड्यूल में करके फिर अरुणाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस करके फिर ये काउंसिल बनेगा। तो ये आपको बहुत क्लियरली ध्यान रहे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हरियाणा रिकॉर्ड्स राइज इन इन्फेंट डेथ्स। क्यों इसको रखा? इसको मैंने इसलिए रखा कि कोई भी अगर आपके पास आता है अगर इससे रिलेटेड इन्फेंट से रिलेटेड, इन्फेंट मोर्टेलिटी से रिलेटेड कोई वो, तो आपको ये ध्यान रहे कि हरियाणा में अप्रैल और से जून के बीच में जो डेथ्स हैं वो 1208 हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 828 ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर इन 2019। 2019 के कंपैरिजन में 1208 डेथ्स हुई है 828 के कंपैरिजन में। ये काफ़ी जो संख्या है ज़्यादा है और इसके कई रीजंस हैं जो इसके द्वारा स्टेट्स के द्वारा अभी स्टडी किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट that 1208 such deaths are reported against 828। आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया रिजेक्ट्स चाइना UNSC मूव ऑन कश्मीर। ये एक न्यूज़ है कि चाइना ने जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाया है और इसको भारत ने पहले भी रिजेक्ट किया था। इसकी पहले भी कोशिश की गई थी, भारत ने रिजेक्ट किया था और इस बार भी इसको रिजेक्ट किया है कि ये जो है दो देशों के बीच का मामला है और उसको उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है स्वप्ना क्लेम कनेक्शन विद CMO ब्यूरोक्रेट्स NIA। ये मैंने कल आपको बताया था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताया था और ये बताया था कि ये स्वप्ना सुरेश जो है, जो गोल्ड स्मगलिंग केस है केरला में, जो यूनाइटेड अरब अमीरात्स का उसका जो एम्बेसी है उसके ये एम्प्लॉय थे और कॉन्सुलेट एम्प्लॉय थे और ये लोग गोल्ड स्मगलिंग केस में ये लोग पकड़े गए हैं और इन पे UAPA जो है वो भी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। अभी इस स्वप्ना सुरेश ने बताया है कि इसके बाकी जगह पे भी कनेक्ट थे। सो ये न्यूज़ है, लगातार हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। NIA इसमें इन्वॉल्व है, UAPA एक्ट इसमें लगा हुआ है और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे और क्या इसमें डेवलपमेंट आती है। सेंटर टेक्स डाउन रिपोर्ट ऑन चाइनीज़ ट्रांसग्रेशन। ये एक न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जिसमें कि ये बात कही गई थी कि किस तरीके से चाइना इज़ शोइंग एग्रेशन और उन्होंने मई में चाइनीज़ साइड जो है उसने ट्रांसग्रेस किया था मई 17 और 18 को और उसके बाद किस तरीके से जून 15 को इंडियन साइड में कैजुअल्टी हुई। चाइना साइड की कैजुअल्टी अभी तक ऑफिशियली चाइना ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जिसे बाद में हटा लिया गया और 5 चरणों की बातचीत हो चुकी है और जो लास्ट चरण की बातचीत थी अभी अगस्त 2 को उसमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। सो ये भी न्यूज़ हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो भी डेवलपमेंट आएगा इसको हम लगातार फॉलो करते रहेंगे। US कांग्रेस पैनल फ्लैग्स रिस्ट्रिक्शंस इन कश्मीर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। US के जो कांग्रेस कोई पैनल है उसने कश्मीर का मुद्दा उठाने की बात कही है और वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कही है 370 के हटने के बाद से। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इंपॉर्टेंट इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, जो ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये क्या है? ये ऑफिस है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का जिसको OHCHR बोला जाता है और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का पार्ट है और ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है और यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स का था 1948 का उसको फॉलो करते हुए ये गाइडलाइंस अपने जारी करता है। सो ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट था और ये US के कांग्रेसमैन इसमें कोई ये बीच बीच में इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है।
सो ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन वो हमने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? नेक्स्ट आर्टिकल करता है पॉलिटिशियन रिटर्न्स टू हेल्प इन J&K। सो ये बात कर रहा है जो मनोज सिन्हा जी हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल नए नियुक्त हुए हैं। मल्टीपल चॉइस में इस तरीके से पूछ सकता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, पिछली गवर्नमेंट में रेलवे एंड मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन वो रह चुके हैं। गाजीपुर से सांसद, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ये MP रह चुके हैं। और ये भी कहता है इस आर्टिकल में कि ये BHU से पढ़े हुए हैं, BHU बनारस से, और गाजीपुर के डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने लागू किए थे। और अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू एंड कश्मीर के उसमें ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? EIA नॉर्म्स विल मेक पॉल्यूटर पे हैवी पेनल्टी। एनवायरनमेंट असेसमेंट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये न्यूज़ भी लगातार मैं अपने इस चैनल पे कवर कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के बारे में एक और इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है। अगर आपने 3 दिन पहले का अगर वीडियो देखा होगा तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि इस पे जो लोग अगर इसमें एक प्रावधान था, इसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसके नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसमें प्रोविज़न है कि कोई भी अगर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी EIA नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो उस पर हेफ्टी फाइन लगाया जाएगा। ऐसा जो संबंधित जो मिनिस्टर है उन्होंने इस चीज़ को कहा है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो भी EIA के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ पे फाइन लगाया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। सो ये भी डेवलपिंग न्यूज़ है। ये इसका ड्राफ्ट जो है अभी भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए खुला है। इसमें और कुछ फाइनल होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? HC ऑर्डर ब्रिंग्स रिलीफ टू कांग्रेस। सो ये राजस्थान का ये न्यूज़ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आया है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। जो एक BSP पार्टी के जो 6 MLA जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, तो उनके खिलाफ पिटीशन डाली गई थी। सो उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो पूरी की पूरी पिटीशन जो है सिंगल जज बेंच को उसको स्टडी करने के लिए भेज दिया है। और साथ ही साथ जो 6 BSP MLAs हैं उनके वोटिंग करने, अगर लेजिस्लेचर में कोई वोटिंग होती है तो उसमें शामिल वो हो सकते हैं, ऐसा बोला है। बाकी चीज़ें पॉलिटिकल है जो आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट है SC टू हियर पिटीशन अगेन कंटेम्प्ट लॉ। ये भी न्यूज़ अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे, कई बार मैं बता चुका हूँ कि कंटेम्प्ट लॉ के बारे में। नाउ ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये क्या है? पिटीशन अगेंस्ट कंटेम्प्ट लॉ। तो इसमें मैं बता दूँ कि जो लॉयर्स हैं इंक्लूडिंग प्रशांत भूषण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट लॉ को चैलेंज किया है और इसमें ये कहते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसमें जो टर्मिनोलॉजी है कंटेम्प्ट 2CI, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में 2CI जो सेक्शन है वो फ्री स्पीच और राइट टू डिसेंट को वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो कहीं डिफाइंड नहीं है और वो राइट टू फ्री स्पीच के अगेंस्ट है। सो ये इनके साथ, इन आर्गूमेंट्स के साथ में पिटीशन फाइल की गई थी। उस पिटीशन पे सुनवाई जो है वो अगस्त 10 को सुप्रीम कोर्ट उसमें हियरिंग करेगा। साथ ही ये बता दें कि प्रशांत भूषण जो है उनके खिलाफ ऑलरेडी 2 जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उस एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। एक तो रिसेंट ट्वीट था उसके संबंधित और एक 2009 का जो कंटेम्प्ट केस था उसके तहत। ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कवर किया है, आप पिछले दिनों का वीडियो देख सकते हैं तो उसमें डिटेल मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है CBI टेक्स प्रोब इनटू सुशांत डेथ। क्या इसमें है इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनली जो है सेंट्रल ब्यूरो CBI को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो गई है और CBI ने इसमें FIR भी रजिस्टर कर लिया है। कल का अगर आप वीडियो देखें तो मैंने डिटेल में बताया है कि CBI
को कैसे ट्रांसफ़र होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तहत वो कार्य करते हैं, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेकमेंड करता है और उसके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीआई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के थ्रू नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करती है। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को कोई भी इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करने के लिए। सो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था। साथ ही साथ इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो भी इन्वॉल्व है, उसने भी एफआईआर किया हुआ है इस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जिसमें भी सुनवाई चल रही है। एक और चीज़ है इसमें, 3 सेक्शन बार बार नाम लिया जा रहा है। अबैटिंग ऑफ सुसाइड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड चीटिंग। अबैटिंग ऑफ सुसाइड जो सेक्शन है 306 है आईपीसी का, आप ये याद रहे। चीटिंग जो है 420 है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 में आता है। तो ये कहीं आ सकता है, तो कहीं अगर आता है एग्ज़ाम में तो आपको ये जो सेक्शन है आईपीसी के वो आपको बहुत क्लियर रहे। बासमती बैटल्स बॉयल ओवर एस चौहान जॉइंस इशू, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। ये भी आर्टिकल मैंने कल कवर किया था, कल के मेरे एडिटोरियल करंट अफेयर्स जो एनालिसिस था उसमें था। इसमें ये था कि पंजाब ने ये कहा था कि जो बासमती राइस का जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो 7 स्टेट्स के पास ऑलरेडी है इंडिया में, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनके सब के पास है। मध्य प्रदेश ने अप्लाई किया हुआ, मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए अप्लाई किया था बासमती राइस का। सो इसमें ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो एक केस चल रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कल की न्यूज़ अगर वीडियो देखें तो बहुत क्लियरली आप उसको समझ सकते हैं। VVIP प्लान सेट्स टू अराइव दिस मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रीलिम्स के हिसाब से। ये कहता है कि 2 VVIP प्लेन्स, कौन से VVIP प्लेन्स है, 2 बोइंग 777-300, ये एयर इंडिया के द्वारा इसको ख़रीदा गया है और ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर फॉरेन विजिट्स के लिए ये इस्तेमाल होगा। इससे पहले क्या होता था, एयर इंडिया अपना बोइंग 747 वो देता था, लैंड करता था VVIP के फॉरेन ट्रिप्स के लिए। अब उनको हटा लिया जाएगा, कमर्शियल फ्लाइट्स में यूज़ किया जाएगा और ये बोइंग 777, 777-300S ये जो सीरीज इसको किया जाएगा। आगे क्या होगा, आगे इसको जो है एयर इंडिया इसको लेगा और इसको डी रजिस्टर करके इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा और इंडियन एयरफोर्स के सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर इसको देगा। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर इन दोनों फ्लाइट्स को देगा जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को दिए जाते हैं और उसके बाद जो है ये VVIPs की फॉरेन विजिट्स के लिए इस्तेमाल होगा। इस एयरक्राफ्ट में सेंसर्स, मिसाइल वार्निंग सेंसर्स भी लगे हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है श्रीलंका अपोजिशन सफर्स ह्यूज सेटबैक। ये अगेन उससे लेके है किस तरीके से श्रीलंका में जो SLPP पार्टी है वो विक्ट्री के पास में है। कल भी वीडियो में कवर किया था इसको और आज भी यही है कि जो पोलिंग हुई है अगस्त 5 को उसमें 2/3 मेजॉरिटी SLPP पार्टी जो है पोदुजुना पेरमुना पार्टी जो है श्रीलंका की उसने ले लिया है और श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा ये प्रेसिडेंट है और उन्हीं की ये पार्टी है और महिना राजपक्षा जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं। ये सेम न्यूज़ है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है लेबनीज लीडर्स नीड टू हियर होम ट्रूथ। मैंने कल बताया था कि किस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो लेबनान बेरूत में गए थे। आपको मालूम होगा कि लेबनान में किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो स्टोर करके रखा गया था उसमें ब्लास्ट हुआ। 2700 से करीब टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था। उसमें ब्लास्ट के बाद से अराउंड 145 लोगों की डेथ हुई है उसमें
और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे गए थे। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट इस कल का भी आप आर्टिकल देखिए, उसमें भी मैंने लेबनान के रिलेटेड काफ़ी अच्छा कवरेज आपको दिया हुआ था। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फ्रांस है, जो लेबनान है, ये फ्रांस के कब्जे में पहले रह चुका है 1920s 30s और 40s में। इसीलिए फ्रांस की कॉलोनी होने की वजह से फ्रांस के जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे गए थे। और ये भी आपको बता दूँ, लेबनान में करीब 55% वहाँ पे मुस्लिम्स हैं एंड 40 to 45% वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। तो ये आपको ध्यान रहे कि फ्रांस के, अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे क्यों गए, तो ये इसके पीछे रीज़न है कि लेबनान जो है पहले वहाँ पे फ्रांस का राज था 1920s 30s एंड 40s में, जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान उसको आज़ादी मिली। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है पोम्पियो अगेंस्ट वोट फॉर क्यूबा ऑन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि यूएस सेक्रेटरी जो है माइक पॉम्पियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो जो है, उन्होंने कहा है यूएन मेंबर से कि वो क्यूबा को सपोर्ट ना करे, किस लिए, ह्यूमन राइट काउंसिल्स को ज्वाइन करने के लिए। उनका ये कहना है कि क्यूबा जो है खुद ह्यूमन राइट वायलेशन उसने काफ़ी कर रखा है, तो क्यूबा को इसमें ज्वाइन नहीं, जिसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि क्यूबा जो है इससे पहले 2014 से 16 और 17 से 19 में UNHRC उसमें रह चुका है। और ये भी बता दें कि 2018 में इस काउंसिल से अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था। उनका ये कहना था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट काउंसिल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेल्फ सर्विंग है और मॉकरी, मतलब ह्यूमन राइट्स का मजाक उड़ाता है, क्योंकि इसमें ऐसे कई कंट्रीज़ है जो खुद ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं। लेकिन मेन चीज़ इसमें ये था कि जो इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ था पैलेस्टाइन को लेके, उसके विरोध में अमेरिका ने ह्यूमन राइट काउंसिल से 2018 में विड्रॉ कर लिया था। अब इम्पॉर्टेंट ये है, इसको देखेंगे है क्या ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, और इस बॉडी का काम है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इनका काम है। 47 इसके मेंबर इलेक्टेड हैं, 3 साल के लिए ये चुने जाते हैं रीजनल ग्रुप बेसिस में, और इसका सेंटर जो है जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में है। फॉर्मेशन 2006 में ये बनाया गया था। और अगर आप देख सकते हैं ये 47 मेंबर स्टेट्स ये ब्लॉक्स में बटे हुए हैं। अफ्रीकन स्टेट से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टेट से 13 लोग ले सकते हैं, एशिया पैसिफिक से 13, ईस्टर्न यूरोप से 6, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 8, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स 7 आदमी इस काउंसिल में रह सकते हैं। सो ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम करता है? काम ये करता है, इट इन्वेस्टिगेट्स एलिगेशंस ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स एंड एड्रेसेस इंपॉर्टेंट, जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उसमें जो ह्यूमन राइट्स के अगर वायलेशंस हैं, ब्रीचेस हैं, तो उसको ये देखते हैं। बेसिकली ये इसका काम है। याद रहे, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। 2018 में इससे अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस एग्जामिन्स इफ रियाद हैज न्यूक्लियर गोल्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहाँ पे कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये चीज़ को चेक कर रही है कि क्या चाइना और सऊदी अरेबिया मिलके किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये क्यों न्यूज़ आई है? ये आई है क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो अपनी इम्प्रूव की है चाइना के साथ मिलके, और इससे जो अमेरिका है उसको शक है कि जो सऊदी अरेबिया है ईरान को काउंटर करने के लिए, दोस्तों ईरान आपको पता होगा कि वो क्लेम करता है कि उसने न्यूक्लियर वेपन बनाने का क्लेम करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर जो है उस जो न्यूक्लियर जो वेपन है वो बनाने की दिशा में काम कर सकता है। तो इसको लेके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, उन्होंने इसके बारे में अपने डाउट्स उन्होंने रखे हैं, या उसके बारे में ये और अपना इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? चाइना सेंटेंसेस 3rd कैनेडियन टू डेथ।
नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से। कैसे है कि जो चाइना है उसने तीसरे मतलब चाइना और कनाडा में एक तरीके से टसल चल रहा है। क्यों चल रहा है टसल? ये इसलिए चल रहा है कि हुआई जो कंपनी है उसके जो CFO है उसको कनाडा ने मैंग वांजो उसको कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया था। वो US का वारंट था और US के वारंट के लिए कनाडा ने चाइना के हुआई के CFO उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से चाइना ने भी रिटेलिएट करना शुरू किया और कनाडा के 3 लोगों को अब तक डेथ सेंटेंस अलग अलग चीज़ों में वो कर चुके हैं। सो बेसिकली एक ये डिप्लोमेटिक एक वॉर है जिसमें अमेरिका, कनाडा, चाइना ये इन्वॉल्व है। और चाइना का ये कहना है कि कनाडा जो है US के कहने पे काम कर रहा है और ये हम एक एज ए रिटेलिएशन उन्होंने जब हुआई के CFO को अरेस्ट किया उसके बाद से चाइना ने ये रिटेलिएशन का काम शुरू किया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? टिकटॉक टू ओपन आयरलैंड डेटा सेंटर फॉर यूरोप। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टिकटॉक जो है अब आयरलैंड में अपना डेटा सेंटर जो है उसको बनाएगा और अब तक जो है इसका सेंटर US और सिंगापुर में था, अब वो सेंटर आयरलैंड में बनाएगा, खोलेगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल करता है NCLAT सेट्स असाइड बिड फॉर रिको इंडिया। नेशनल कमीशन लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने कोई जजमेंट दिया है ना। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें जानना है कि NCLAT क्या है और ट्रिब्यूनल क्या है। सो इससे पहले जानिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चूँकि ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हुआ है। सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका गठन हुआ था। जून 2016 को ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब कंपनी एक्ट के तहत क्या है, क्या इसका मैंडेट है? मैंडेट ये है कि ऑल प्रोसीडिंग अंडर कंपनी एक्ट के तहत जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं, आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज़, रिकन्स्ट्रक्शंस, उससे रिलेटेड जो केसेस है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसके पास जाएंगे। 2 कंपनीज़ के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो ये ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे और किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इसकी प्रोसीडिंग को जो है वो उसमें इंटरफेयर करे किसी तरीके से। और क्या है इसमें? ट्रिब्यूनल के 16 बेंचेस हैं, न्यू दिल्ली में 6 बेंचेस हैं और बाकी जो है रीजनल इसके बेंचेस है। नाउ ये हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नाउ इसका अगर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे अगर कोई जजमेंट पास होता है तो उसकी अपील कहाँ पे करे? तो उसकी अपील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया था। सेक्शन 410 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत ये इसका गठन हुआ था और जो भी मैटर्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आते हैं वो इस अपील में अपीलेट जो ये है वो वहाँ पे उसकी सुनवाई की जाती है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस बंसीलाल भट्ट है। NCLAT में इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें चेयरपर्सन होते हैं जुडिशियल मेंबर और बाकी टेक्निकल मेंबर होते हैं। सो ये इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? डेप्ट रेजोल्यूशन प्लान टू हेल्प बोरोवर्स, लैंडर्स, बैंकर्स। ये इसके बारे में ये है कि जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें डेप्ट रेजोल्यूशन की जो बात कही गई है उससे जो है बाकियों को मदद मिलेगा, बोरोवर्स को, लैंडर्स को मदद मिलेगा, ऐसी बात इसमें कही है। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके दौरान पे इस टाइम पे, ये कोरोना के टाइम पे ये पर्सनल लोन पे और जो कॉरपोरेट लोन और पर्सनल लोन पे डेप्ट रेजोल्यूशन जो दिया गया है इट विल बी हेल्पफुल। और ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है और इसको वेलकम किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ऑफलाइन रिटेल पेमेंट सेट फॉर फ्लिप। ये कहता है कि जो ऑफलाइन पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट में काफ़ी ग्रोथ हुआ है
और जो कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लो स्पीड ऑफ इंटरनेट है, तो वहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सो ये स्टेप्स जो है आरबीआई वहाँ पे भी ऑफलाइन पेमेंट थ्रू कार्ड्स, वॉलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस ये ग्रो करने की बात कर रही है, और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ये भी प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिकली ये इकोनॉमी का एक पार्ट है कि किस तरीके से हमारा ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ा है और उसमें अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ा है और ऑफलाइन में कई दिक्कतें हैं इंटरनेट को लेके और कनेक्टिविटी को लेके। तो वहाँ के लिए आरबीआई ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इत्यादि कई कदम उसमें उठा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, वीवो नो लॉन्गर IPL 2020 टाइटल स्पॉन्सर। सो जो वीवो है वो IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा, वो चेंज कर दिया गया है। और आपको ध्यान होगा कि जो IPL है वो UAE में वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है 2020 का, और सितंबर 19 से ये शुरू होगा। सो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। दैट्स ऑल। सो आज का करंट अफेयर्स हम करेंगे। इसमें से कई जो टॉपिक्स हैं आप देखेंगे कि कल के वीडियो में ऑलरेडी वो कवर्ड है, डिटेल में कवर्ड है, उसी के फॉलो अप है। सो इसी तरीके से दोस्तों जो करंट अफेयर्स रहता है वो हरदम काफ़ी करंट अफेयर्स फॉलो अप रहता है। एक न्यूज़ रहती है वो कई दिनों तक चलती रहती है, उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होते रहता है। सो हमें भी उसी हिसाब से पढ़ना है और हर एंगल को, उस जो भी न्यूज़ है उसके हर एंगल को जानना है। पर डे थोड़ा थोड़ा हम जानते रहेंगे और उसके बेसिक्स को हम जरूर कवर करते रहेंगे, तो हमारे किसी भी तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।